हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके अपनी सेकंड में। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के मेंस एग्जाम। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 3284 जो वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का, उसका पेपर आपको जो है फरवरी में होना है। ठीक है, फरवरी 2026 में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे एक पर डे एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस बुक में अगर हम बात करें तो 10 प्रैक्टिस सेट है टोटल। तो उसको हम एक एक करके देखेंगे, फिर एक साथ जो है इसको कवर करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा इसमें 100 क्वेश्चन आना है। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का है, फिर रीजनिंग का है 15 क्वेश्चन, इसके बाद 15 क्वेश्चन आपका जीएस है, 15 क्वेश्चन जो है आपका क्या है कंप्यूटर है, 20 क्वेश्चन आपका इसमें यूपी स्पेशल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो को। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। ठीक है, कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंटकाकीर्ण। ठीक है, कांटों से भरे हुए को एक शब्द में कहते हैं कंटकाकीर्ण। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुचैला शब्द की बात करें तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाता है जो गंदा कपड़ा पहने हो। ठीक है, गंदा कपड़ा पहने हो उसको हम क्या कहेंगे? कुचैला। ठीक है, गंदा कपड़ा पहने हो उसको हम क्या कहेंगे? कुचैला कहेंगे। विकीर्ण जो दिया गया है, विकीर्ण मतलब चारों ओर बिखरा हुआ। ठीक है, चारों ओर बिखरा हुआ, इसका अर्थ हो जाता है बिखरा हुआ चारों ओर। तो उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? जो है विकीर्ण कहेंगे। कंटक क्या है? कंटक की बात करें तो कार में होने वाली बाधा। ठीक है, क्या है? कार में होने वाली बाधा, उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? उसको हम एक शब्द में कहते हैं कंटक। तो इस प्रकार ये चीजें पूछी जाती हैं और आपको इसमें तैयार रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, परित्यक्तता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में से कौन सा उपयुक्त है? मतलब परित्यक्तता शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है, इसका मतलब वाक्यांश बताना है। और ये एक शब्द दिया गया है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को हम क्या कहेंगे? परित्यक्तता कहेंगे। ठीक है, वो स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो विधवा कहते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा। जिस स्त्री के पुत्र पति जीवित हों उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं पुरंधरी। ठीक है, पुरंधरी। और वो स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसको हम कहते हैं परकीया। क्या कहते हैं? परकीया। ठीक है, तो ये चीजें होगी। यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है ये बताना है। चलिए, पूरा 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका भरपूर फायदा मिल पाएगा। सतर्कता शब्द का समानार्थी, यहाँ पे अगर हम देखें सतर्कता शब्द जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? मुस्तैदी। मुस्तादी, मुस्तैदी इसका क्या हो जाएगा? समानार्थी। उचित का समानार्थी क्या होता है? उचित का ठीक हो जाता है समानार्थी। ठीक है, समझदारी है, समझदारी का समानार्थी होता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता। ठीक है, सार्थकता का समानार्थी होता है सफलता। सार्थकता का समानार्थी क्या होता है? सफलता होता है। तो इस प्रकार ये चीजें हो जाएंगी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो 4 से लेकर 8 तक है वो आपको गद्यांश से देना है। ये गद्यांश दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इस तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पाठ प्राप्त करने योग्य। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्राप्त करने योग्य। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि इसमें गांधी जी के नेतृत्व के में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके बारे में बात कही गई है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपरोक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उसका उद्देश्य पता चलेगा कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताया गया है। तो यही एक उद्देश्य था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना ही उद्देश्य था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, क्या अर्थ है इसका? तो धर्मनिरपेक्षता मतलब कि सभी धर्म यानी जितने भी धर्म हैं किसी भी धर्म में हस्तक्षेप न करना।
ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए हमारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो क्या था, जनतांत्रिक था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कबीरा सोई पीर है जे न जाने पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये बताना। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है ये बताना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे पीर शब्द आया है और यहाँ पे दो पीर आए हैं, इनके दोनों के जगह पे अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यमक अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, डी पार्ट करेक्ट है। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है, मतलब जो प्रतीप अलंकार है, अलंकार में से एक प्रतीप अलंकार, वो इनमें से किस से रिलेटेड है, किससे रिलेट करता है, तो वो उपमा अलंकार से रिलेट करता है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए परमानंद में समास कौन सा ये बताना है, तो परमानंद में समास क्या हो जाएगा, परमानंद में समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। विग्रह अगर हम करेंगे तो इसका विग्रह क्या आ जाएगा, परम है जो आनंद, जो कि आता है कर्मधारय समास के अंतर्गत। चलिए स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा, अगला प्रश्न है। स्वर संधि की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा अन्वय। अन्वय क्या है, यहाँ पे स्वर संधि है, ठीक है। किंचित जो दिया गया यहाँ पे व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। किंचित किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण किंचित, किंचित किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तद्रुप की, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये भी व्यंजन का संधि का उदाहरण है। और जो दिया गया नीरस, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है इसका उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर संधि में अन्वय सही हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में अगर हम संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसका अगर हम विच्छेद विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, संधि विच्छेद पुस्तक प्लस आलय, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे छोटा आ और प्लस यहाँ पे बड़ा आ, ये दोनों मिलकर बनता है बड़ा आ, जो कि ये दीर्घ संधि के अंतर्गत होता है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए पो प्लस अन, ये किस स्वर संधि का उदाहरण है, पो प्लस अन। पो प्लस अन मिलकर क्या बनता है, तो ये बनता है पवन। और यहाँ पे देखिए ओ और छोटा आ, ओ और आ, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं वाह। तो इस तरीके से किस संधि में होता है, तो ये होता है अयाद संधि में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, बी ऑप्शन राइट। चलिए सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त किया गया है, सूर्योदय शब्द में अगर हम देखेंगे तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो विग्रह बनता है सूर्य प्लस उदय, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्योदय बनता है लास्ट में इसका, तो ये आ जाता है जो है गुण संधि के अंतर्गत, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, गुण संधि। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। हम बचपन में वहां जाता रहा, शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा, ये जो दिया गया है ये गलत है। इस वाक्य का शुद्ध रूप सही वाक्य क्या होगा, इसमें कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी ऑप्शन देख रहे हैं, मैं बचपन में वहां जाता रहा, ये इसका सही वाक्य है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से अशुद्ध वाक्य। यहाँ पे अगर हम देखें तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अहल्या इसी तरीके लिखा, सही रूप से लिखा हुआ है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है 17 में। फिर लिया रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। इसके बाद एक गुलाब की माला खरीद लेना, जो डी पार्ट लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है। माला जो होता है एक गुलाब की थोड़ी ना होती, लेकिन इसमें वाक्य में यही दर्शाया जा रहा है कि एक गुलाब की माला, जो कि गलत है। जो माला होती है बहुत सारे गुलाब की माला हो जाती है, ठीक है। माला जब बनाया जाता है तो बहुत सारे उसमें फूल लगते हैं, एक ही से थोड़ी ना माला बनता है, तो यहाँ पे गलती लिखा है। आंसर यहाँ डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम सही वाक्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही वाक्य इसका होगा गुलाब की एक माला, गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये इसका सही वाक्य हो जाता है। तो आंसर यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, अगले प्रश्न में ही बताना। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे सही वाक्य की देखें तो देखिए श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, वापस लौटे लिखा हुआ है। फिर है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, मतलब यहाँ तक सभी में एक ही बात है, लेकिन इसके बाद ये जो है डिफरेंट है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 18 का डी देखें तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये बिल्कुल सही दिया गया है, बाकी सब जगह गलत दिया गया, ठीक है। श्री राम 14 वर्ष बाद, यहाँ पे देखो वर्ष बाद लिखा, जो कि यहीं पर गलत हो जाता है। वापस
और फिर लौटे दोनों लिखा इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी वापस और लौटे दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, वापस लौटे दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, तो बाकी सारे गलत हैं, डी ऑप्शन सही है। आंखें भर आना ये मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है? आंखें भर आना इसका मतलब है आंसू आ जाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? आंसू आ जाना। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है चौकड़ी भूल जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। ठीक है, घबरा जाना। आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अंधों में काना राजा इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 तो ए पार्ट हो जाएगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक है, तो आंसर क्या है? ए पार्ट राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है घाट घाट का पानी पीना, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है ए पार्ट अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है देव का विलोम बताना है। देव का विलोम क्या होता है? देव का विलोम होता है दानव, जो कि दिया गया है डी पार्ट में, तो डी पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? परिश्रम का विलोम, परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 में आंख का पर्यायवाची क्या होगा? आंख का पर्यायवाची अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अच्छ। अच्छी जो है आंख का पर्यायवाची है। अजा जो है ये बकरी का पर्यायवाची है अजा। चंचला जो है किसका पर्यायवाची है? ये विद्युत का पर्यायवाची है चंचला। ठीक है, और ईशु जो दिया गया है ये बाण का पर्यायवाची बाण। चलिए ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द इसमें से बसंत हो जाएगा। बसंत शब्द जो है ऋतु का पर्यायवाची, ऋतुपति का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची में कुसुमाकर आ जाता है। ठीक है, ऋतुराज है, मधु ऋतु है, मधुमास है, ये सभी बसंत के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 27 फूल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो सुमन फूल का पर्यायवाची होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है, तनुजा नहीं होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तनुजा शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? पुत्री का पर्यायवाची। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जत्था जो दिया गया, जत्था क्या है? तत्भव शब्द है। जत्था का तत्सम होता है यूथ। ठीक है, तपसी ये भी क्या है? तद्भव। इसका जो तत्सम होता है वो होता है तपस्वी। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा दिया गया है, ये भी तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है स्तो स्तो। और अग्नि जो दिया गया ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। इसमें भी तो कारण जो दिया गया है ये तत्सम शब्द ही है। इसका जो तद्भव अगर हम करेंगे तो कारण होता है कारण। ठीक है, बाकी सारे तद्भव। चलिए ढीठ शब्द का तत्सम बताना। ढीठ, ढीठ का तत्सम क्या होता है? ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट। क्या होता है? धृष्ट होता है, जो कि डी ऑप्शन में लिया गया, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये थे हिंदी के क्वेश्चन 30। अब आपके सामने यहाँ पे जो है दिया गया है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आपको करना है। मैं क्वेश्चन को ऐसे शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन ये है। 33 नंबर क्वेश्चन कथन कारक निष्कर्ष दिया गया है, आपको यहाँ पे पढ़ के इसके बाद इसका आंसर बताना है। और 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 34 नंबर देखिए कुछ इस तरीके से कथन दिया गया है और उस पर हमें आंसर बताना है। 34 बताइएगा पढ़ के, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? दर्शनीय आंखें, तो श्रवणीय क्या हो जाएगा? 35 में अगर हम देखें तो ए पार्ट, श्रवणीय मतलब कान से सुना जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 36 आप लगाइएगा सीरीज में, यहाँ पे बताना कि आगे इसका कौन सा आएगा सीरीज क्रम में, तो लगा के देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन इसको भी आप लगाइएगा और यहाँ पे फिर बताइएगा कि क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही है। इसमें असंगत पद का चयन करना, तो इसको भी आप करिएगा। अगर हम देखेंगे 38 में तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन इसको भी आप करिएगा। वेनारेक के माध्यम से इस तरीके से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वेश्चन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट करेक्ट। चलिए जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब इधर बनाना है कि कौन सा है प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये वाला साइड इधर बनेगा, मतलब कि ये अगर हम बनाएं तो इस तरीके से कुछ बनेगा और जो ये लाइन खींचा हुआ है इस तरीके से हो जाएगा इधर। ठीक है, फिर ये सीधा यहाँ पे अगर हम इस तरीके से इसको बनाते हैं तो ये इधर खाली रहेगा, लेकिन ये लाइन जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर क्या है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है इसका। ये लाइन जो है बीच वाला भी लाइन जो है इस तरीके से ना बन के जो है बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, बी सही है आंसर, यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 41 इसको करिएगा आप लोग। 41 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए 42 में अगर हम देखें तो इसमें तीनों से भिन्न कौन सा है? व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक। इनमें से अन्य कौन सा है? 42 में आंसर क्या है? तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट है, व्हेल अलग है। ठीक है, व्हेल जो है क्या है? स्तनधारी जीव है, बाकी सभी अंडे देते हैं। समरूप जोड़ा ज्ञात करना है, अनलग्नक जैसे कम करना, वैसे इसमें से आगे बताना है कि इसका कौन सा सिमिलरिटी होगी। तो प्रफुल्लित मतलब कि गंभीर। ठीक है, अनलग्नक का विपरीत क्या है? कम करना। तो प्रफुल्लित का विपरीत क्या हो जाएगा? गंभीर। चलिए 44 का आंसर क्या होगा? वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कौन सा इसमें करता है? पत्नियां, व्याख्याता, कामकाजी माताएं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेन आरेख में अगर इसको हम करेंगे तो ये बन जाता है ए पार्ट। ठीक है, कुछ पत्नियां कामकाजी महिलाएं होती हैं, कुछ व्याख्याता होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए 45 का आंसर क्या है? 45 का आंसर एक घन है, खुले घन से कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा नहीं बना सकते हैं तो डी ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि स्टार का विपरीत जो होता है वो प्लस हो जाएगा। इसका विपरीत स्टार का विपरीत, इसका मतलब ये इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और स्टार का विपरीत बिंदी हो जाएगी, और इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार का बिंदी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक भी पासे पर नहीं आना चाहिए। डी में आप देख रहे हैं ये दोनों एक साथ आ रहा है, इसलिए गलत है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सामान्य जानकारी पर। क्वेश्चन नंबर 46, 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, कपास के लिए बातें कही गई थी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ओडिसी उड़ीसा दिया गया है, कथकली केरल मतलब ये शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम राजस्थान, जो कि गलत कौन है? डी पार्ट गलत है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु हो जाएगा, और यही गलत था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग मतलब कि आईपीएल जो कि अभी शुरुआत होने वाला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शतक किसने बनाया है, क्यों खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो नाम है विराट कोहली। ठीक है, आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट है। सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है? तो समुचित पर्यावरण के अधिकार को कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना गया? तो ये आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार माना गया है। तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण इनमें से नहीं किया गया है, नहीं पाया गया अभी तक? तो वो है गाय का। बाकी हाथी, बाघ, गैंडा ये सभी मिले हुए हैं, और हाथी, गैंडा, बाघ ये तीनों मिले हैं, लेकिन गाय का चित्रण नहीं पाया गया। चलिए 51 में अगर हम देखें तो 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया। यह कौन सी दो बड़ी प्लेटों के दबाव का नतीजा था? तो 51 नंबर का आंसर क्या है? सी ऑप्शन है, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो दो बड़ी प्लेटें हैं, इनके दबाव का नतीजा था जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 52, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न करा जाता है पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा। तो पुनर्जनन प्रक्रिया हो जाएगा। आंसर यहाँ क्या है? डी ऑप्शन राइट है। होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? होगेनक्कल जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी के तट पर पड़ता है। आंसर यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन इसका भी राइट है। चलिए कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित है? भांगड़ा पंजाब में होता है क्या? तो बिल्कुल सही है। बिहू आंध्र प्रदेश का है क्या? तो ये गलत हो जाएगा। बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य, तो यहीं पर गलत है। बाकी सारे सही। डांडिया गुजरात, बाउल पश्चिम बंगाल। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से अगर हम देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो बी पार्ट हो जाएगा। जो देनदार होता है वो ज्यादा लाभान्वित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो वो है बिहार। आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है,
जल की असंशुद्धि से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की संशुद्धि से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो वो जल की संशुद्धि जब किया जाता है तो उसमें हम पोटेशियम पर मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय उत्तोलक भारोत्तोलक कौन सी बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मीराबाई चानू। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी की बात करेंगे तो ये कोलकाता में दोनों पड़ते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पौधों में पाया जाने वाला लाल, नीला, बैगनी, मतलब नीला, बैगनी और लाल, ठीक है, फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये बताना। ठीक है, पौधों में जो नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड पाया जाता है वर्णक, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है बेसिकली ये बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है, एंथ्रोसाइनिन के उपस्थिति के कारण ये जो है पाया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल इनमें से नहीं है? इसका आंसर क्या है? तो देखिए, सीपीएम मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। बीएसपी बहुजन समाजवादी ये भी है, आप भी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई है ये नहीं है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन राइट है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब किया गया था? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? तो 1969 में किया गया था। 1969 आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी पैट दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, मलेरिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मलेरिया रोग जो है वो शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है, या तिल्ली जिसको कहते हैं, स्प्लीन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। भारत के किस राज्य में श्री अन्न का सर्वाधिक उत्पादन होता है? श्री अन्न मतलब मोटे अनाज, तो मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। अब देखेंगे हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार हाइब्रिड भी होता है, एनालॉग, यही तीन होता है मुख्य रूप से। रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ क्या है? एमआईपीएस का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या होता है भाई? ई गवर्नेंस अगर ई लग जाता है इसका मतलब कि ये प्रौद्योगिकी संचालित, मतलब इलेक्ट्रॉनिकी संचालित शासन को ई गवर्नेंस कहेंगे। आंसर यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन राइट है। एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का यानी पूरी लाइन का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में इसके लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बटन को दबाएंगे, जिससे हमारा पूरा लाइन जो है चयन हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है? वो कौन सा कंप्यूटर करता है? तो यह काम करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एक काम है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम यानी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन। ठीक है, ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे में, तो वहीं पर स्थापना की गई है। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पुणे। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? इनमें से तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पे अगर हम देखें 72, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं, महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं आता। बाकी इसमें मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना ये आता है, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, ये भी होता है। ठीक है, ए पार्ट नहीं होगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताया जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। टेलीफोन से लाइन से इसमें से कौन सी जोड़ती है? तो वो हो जाएगा बी पार्ट, मॉडेम जो है वो जोड़ती है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? इनमें से 74 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब होता है। आंसर एक ऑप्शन सही है। ठीक है, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी होगी? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो ये गीगाबाइट है। ठीक है, पेंटाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, तो मेगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, 1 MB इसमें से सबसे छोटा हो जाएगा। आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट है।
विंडोज कीबोर्ड में चयनित बोर्ड के कमांड के प्रयोग के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एंटर बटन का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? एंटर बटन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? इनमें से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर 77 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें विजुअल बेसिक जो चीज़ दिया गया है, ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया प्रतीक्षा मतलब वेट की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। ये स्थिति जो है क्या कहलाती है? जब वेटिंग लिस्ट में होता है चीज़ें या वेटिंग में होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डेडलॉक प्रक्रिया। ठीक है, डेडलॉक प्रोसेसर, डेडलॉक प्रक्रिया जो होती है संसाधनों का अनुरोध करती है। तो डेडलॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो उसको किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है? देखिए, यहाँ पे SMTP है, इसका प्रयोग करते हैं ईमेल के लिए, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए में पॉप का प्रयोग करता है और IMAP का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या है? बी ऑप्शन। कंप्यूटर का मैंने पूरा एक कंप्लीट कराया, लगभग 8 घंटे का वीडियो, आप उसको जरूर देखिए। उसमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगा, SMTP क्या, IMAP क्या, पॉप क्या, मतलब ईमेल कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ें, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा एक बार, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, अब भाग 5 उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी जो स्थल है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस वर्ल्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो वो है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, रानीपुर वर्ल्ड सेंचुरी है, वाइल्ड सेंचुरी है, जिसको 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। चलिए, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक। ठीक है, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आता है। ए पार्ट इसका गलत है, ये है बी पार्ट, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करिए, जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में अवस्थित करना है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा जनसंख्या इनमें से कौन सा है? तो गाजियाबाद का है, पहला हो जाएगा। दूसरे स्थान पर यहाँ पर लखनऊ आता है, तीसरे स्थान पर कौन सा आता है? कानपुर आता है, चौथे स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा आपका आगरा आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट 1 2 4 3। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? प्रदेश के सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है वो गोरखपुर में होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? इनमें से पर्यावरण संकट की श्रेणी में इसमें से वृक्ष जो रखा है उसका नाम है यूकेलिप्टिस। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? निम्नलिखित में से बताना कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था? तो उस वन्यजीव का अभ्यारण्य का नाम है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि बहराइच में पड़ता है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन पहले नंबर पर, गन्ना का उत्पादन पहले नंबर पर, आलू के उत्पादन पहले नंबर पर आता है। तो गेहूं, गन्ना, आलू हो जाएगा ए पार्ट इसका करेक्ट। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है प्रतापगढ़ जिले से। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, प्रयागराज से अमरूद की खेती होती है, अमरूद का उत्पादन होता है। ठीक है, और आंवला का जो हो जाएगा प्रतापगढ़ से। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, मंदिर और जिला। दशावतार मंदिर किस जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में? तो दशावतार मंदिर जो है ये है झांसी जिले में। ठीक है, बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया जिला में पड़ता है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर किस जिले में पड़ता है? तो ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। बराह भगवान का मंदिर जो पड़ता है ये आपका एटा जिले में पड़ता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर, किस जिले में स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है।
अगले के प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, तो इस मामले में शीर्ष पर जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। आंसर ये पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो हीरे की अगर हम बात करेंगे तो ये बांदा जिले में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो आंसर ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला? इनमें से सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का इनमें से हापुड़ जिला हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी है आंसर, ये भी याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाते हैं 24 जनवरी। 2018 को प्रथम बार मनाया गया था, तब से हर साल 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है ये बताना है। तो ये प्रदान करता है संस्कृत संस्थान। ठीक है, इस संस्था जो है ये विश्व भारती पुरस्कार प्रदान करती है। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? तो 5 वर्ष होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है कहाँ से? तो वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है उत्तर प्रदेश में जून के चौथे सप्ताह, मतलब अंतिम सप्ताह से जून का महीना का। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये रखा गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और आज का वीडियो में प्रिंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इसके प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।